नमस्कार। द भारत नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश और इस वक्त हम चर्चा करेंगे बिहार की राजनीतिक हालात पर। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी की तरफ से मृत्युंजय झा जी हैं और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से हमारे साथ दिलीप जी हैं, दिलीप चौधरी जी अभी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। और साथ ही पटना ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं, अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शुरुआत अभिषेक से करते हैं और जानते हैं कि क्या है पटना के हालात, बिहार की राजनीतिक स्थिति कैसी है। अभिषेक, क्या कुछ चल रहा है? सीएम पद की शपथ ली जा चुकी है, 2 डिप्टी सीएम बने हैं बीजेपी की तरफ से। उसके बाद विभागों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है। क्या चर्चा है पटना में? 28 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 8 विधायक मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ली, लेकिन अभी तक उनके विभाग का बंटवारा नहीं किया गया है। अमूमन जो यदि मैं गलत नहीं हूं तो अभी तक जो मुझे याद है उसमें कई बार जब शपथ लिए जाते हैं तो साथ में ही कुछ चंद घंटों के अंदर जो है विभाग का बंटवारा कर दिया जाता है। लेकिन सवाल उठता है जो 4 दिन बीत जाने के बाद भी दोनों खेमों में, जेडीयू और बीजेपी में, अभी तक जो है सो इस बात को लेकर के स्पष्टता नहीं हुई है जो आखिर कौन सा विभाग किन मंत्रियों को जो है सुपुर्द किया जाए, दिया जाए। तो जो हमारे पास मौजूदा जानकारी है उसमें यही है, जो बीजेपी भी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो भी अब कास्ट के हिसाब से भी कैलकुलेशन में लगे हुए हैं, जो आखिर किस जाति के लोगों को कैसे हमको साधा जाए ताकि 2025 और 24 दोनों को हम इस मंत्रालय के जरिए जो है साधने में हम कामयाब हो सके। और कुछ हालात ऐसे ही जड़ियों, कुछ ऐसे मंत्रालय हैं जिस पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, जो हमारे पास जानकारी है। जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गृह मंत्रालय, गृह और सामान्य प्रशासन विभाग, ये 2 ऐसे विभाग हैं जो अमूमन आज तक, जो यदि मैं गलत नहीं हूं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पास से किसी को अन्य को नहीं दिए हैं। तो लेकिन जो बीजेपी है वो इस बार डिमांड कर रही है कि ये, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी बिहार में कई बार सवाल खड़े होते रहे हैं। बीजेपी जब विपक्ष में अभी थी हाल फिलहाल में, तो लगातार नीतीश कुमार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल खड़े। ऐसी स्थिति में बीजेपी कतई नहीं चाह रही है, जो अमूमन जो सरकार में हम आए हैं, अब मेरी मतलब यानी नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो अभी एनडीए की सरकार बनी है उसकी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कोई सवाल खड़ा हो, ऐसे में बीजेपी फूक फूक कर चल रही है। तो इसी को लेकर के जो है, यानी अभी कई चुनौतियां बाकी हैं, सरकार को निपटने हैं कई चुनौतियों से। मृत्युंजय जी जुड़ गए हैं। मृत्युंजय जी, क्या लग रहा है? सुबह में इस्तीफा हुआ, शाम में सीएम पद का शपथ ग्रहण भी हो गया, 2 डिप्टी सीएम भी बन गए, लेकिन उसके बाद अभी तक बंटवारा नहीं हुआ। 3-4 दिन तो हो गए हैं। मृत्युंजय जी, क्या लग रहा है? देखिए, एक तो जिस प्रकार की परिस्थिति में बिहार में सरकार बनी है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिहार में जिस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई थी उसमें सरकार का पुनः आना यह आवश्यक हो गया था। और आज जब सरकार वापस आ गई तो बिहार में भी और केंद्र में एक साथ सरकार बेहतर तरीके से कार्य करेगी। बिहार में अभी तक हम बार बार कहते रहे कि 2.5 लाख करोड़ में 175 लाख जो है करोड़, वो केंद्र सरकार की योजना के कारण है। और इसलिए बिहार में यह डेवलपमेंट और तेजी से होगा, यह आने वाले समय में दिखाई देगा। जहां तक सवाल है मंत्रालय का, ठीक कहा अभिषेक जी ने। सामान्य रूप से जिस दिन मंत्रिमंडल का गठन होता है उसी दिन अमूमन शाम में या सुबह तक घोषणा हो जाती है कि कितने विभाग किसके पास रहेंगे, नहीं रहेंगे। और खासतौर से साझा सरकार में या आपस में अलग अलग हो जाता है कि ये विभाग इसमें इस पार्टी के साथ रहेगा और ये विभाग इस पार्टी के साथ रहेगा, लेकिन ये अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग सामूहिक रूप से अभी और मंत्रिमंडल में और लोगों को जगह मिलने वाले हैं और निश्चित रूप से 12 से पहले, यानी जब सत्र चलेगा, क्योंकि 5 से ही था, 12 हो गया, तो 12 तारीख से जब सत्र ये चलेगा तो निश्चित रूप से हमारे सभी विस्तार का भी की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी लगभग। और समान रूप से जो विभाग है उसका भी सबका घोषणा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत इसमें संशय की स्थिति नहीं है कि आगे क्या करना है, कैसे होगा। जिसे स्पष्ट है कि हमें काम करना है और विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद सभी अनुभवी लोग हैं, बेहतर काम का संपादन होगा, समन्वय होगा। मृत्युंजय जी, कहीं जो पिछली बार रिश्तों में खटास आई थी उसकी वजह से कोई खींचतान तो नहीं है विभागों को लेकर?
देखिए, किसी भी तरह की खींचतान नहीं है, क्योंकि पूरी मन स्थिति के साथ सारे उहापोह जितने सारे थे वो सब पटाक्षेप हो गए हैं और नए दौर में इस प्रकार के गणित बने हैं, तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का नहीं है। आपने बॉडी लैंग्वेज नीतीश कुमार जी का भी देखा होगा और बाकी लोगों का भी देखा होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की कोई भी स्थिति ऐसी है जिससे कि कोई संशय हो। और निश्चित रूप से जो विभागों का जब तय हो जाएगा तो तुरंत ही इसको आवंटन होकर के सभी अपने काम को सुचारू रूप से करेंगे। कार्य तो चल ही रहा है, उस कार्य को एक नई गति के साथ और तेज रफ्तार के साथ जो हमारे छूटे हुए काम है उसको भी पूरा करेंगे और जितने भी वायदे अभी बचे हुए हैं वो कम समय में ही लोकसभा आचार संहिता से पहले हम क्या कर सकते हैं उसको भी पूरा करने का काम करेंगे। जुड़ गए हमारे साथ दिलीप जी, क्या लग रहा है? सुबह में इस्तीफा हुआ सीएम का और शाम होते होते शपथ ग्रहण भी हो गया, 2 डिप्टी सीएम भी बन गए, लेकिन अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। क्या कुछ समन्वय में कुछ कमी है, तालमेल में कुछ कमी है या कुछ मंथन चल रहा है? कोई समन्वय में कमी नहीं है, न किसी बात में कमी है। नीतीश कुमार जी सक्षम व्यक्ति हैं और हर निर्णय लेने की उनको एक अपनी क्षमता है और विचार है, तो दोनों पार्टी मिलके समय पर सारा निर्णय ले लेगा, सारा विभाग का बंटवारा हो जाएगा। पहले जो सामने कुछ चुनौतियां हैं और टेक्निकल चीज है उसकी जरा पूर्ति हो जाए, 10 तारीख से सदन है, सब चीज क्लियर हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। तो कुछ विभागों के बंटवारे को लेकर कोई खींचतान तो नहीं है आपस में? बीजेपी और जनता दल युवा भाजपा, अब दोनों को आप कैसे अलग अलग बांट रहे हैं? विभाग तो मुख्यमंत्री तो ही है, जब किसी मंत्री के पास विभाग नहीं है तो सारा विभाग मुख्यमंत्री के पास है। विभाग तो काम कर ही रहा है, क्या दिक्कत है उसमें? लेकिन जो चर्चा है गृह विभाग को लेकर, जो चर्चा है, क्या उस पर कुछ विचार होगा? क्योंकि कोई भी किसी बात पर कोई चर्चा नहीं है। शीर्ष नेताओं से आपस में समन्वय सारा स्थापित है, सारी बात हो चुकी है। सब समय पर कोई मंत्रिमंडल में कोई मंत्रालय के लेकर किसी भी तरह का उपामुख की स्थिति नहीं है, सब क्लियर है, समय पर सब पूरा हो जाएगा। और जो बीच में जब आप बीजेपी से अलग हुए तो जो तलखी थी, अब तो जो अभी समय है इस समय पर न बात होगी। अब तलखी में उन्होंने क्या कहा, हमने क्या कहा, इसका क्या विचार है? अब तो जो सामने है उस पर विचार होगा। नॉर्मली जो होता है अभी तक में फैसला हो जाता है नॉर्मली। हमने कहा ना कि कोई हमने कहा आपको कि कोई टेक्निकल बात है, इसीलिए मंत्रिमंडल का क्वारम पूरा हो चुका है। आपने देखा होगा कि मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई और सदन बढ़ाया गया, 10 तारीख से लेके 1 तारीख तक चलेगा। कुछ टेक्निकल बातें हैं, इसलिए अभी इन बातों पर कोई सब चर्चा हो चुकी है, सारा जो है सो रोड मैप बन चुका है। किसी को कोई परेशानी लेने की आवश्यकता नहीं है, समय आएगा सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। दिलीप जी, अभी थोड़ी मृत्युंजय जी बोल रहे थे कि पिछले सरकार में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन गड़बड़ थी। क्या आप उसको मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में गड़बड़ी थी और उसको मतलब त्वरित कार्रवाई करते हुए उस पर फोकस करना जरूरी है इस बार सरकार का? हिंदुस्तान के पैमाने पर जितने भी लॉ एंड ऑर्डर के ग्राफ हैं, उससे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर बिहार में सब दिन रहा है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये आप समझ लीजिए कि कोई लॉ एंड ऑर्डर में गड़बड़ी नहीं। कुछ चंद मीडियाओं के द्वारा उसको परिलक्षित किया जा रहा था, उससे लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ नहीं होता है। जितना मतलब और आपने देखा होगा, आपने देखा होगा कि जो भी ऐसे मामले संज्ञान में आए उसको तुरंत कार्रवाई करके सलाखों के भीतर भेज दिया गया। इसका भी तो अप्रिसिएशन होना चाहिए, इसका भी तो अप्रिसिएशन होना चाहिए। वो बात तो लोग कहते नहीं है। भाई कोई दुर्घटना होती है तो उस घटना को रोकना सबके बस की चीज नहीं। मान लीजिए अभी हम बैठे हुए, यहाँ कोई आया गोली चला दिया, लेकिन बीजेपी तो ये किसको इन्फॉर्मेशन है कि गोली चलेगा? दिलीप जी,
लेकिन बीजेपी के एजेंडे में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात तो है ना। जब देखिए, जब मन उनके एजेंडे में है तो मेरे एजेंडा में तो पहले से है, इसमें कहाँ हम कह रहे हैं कि उनके एजेंडा में नहीं है। हमारे एजेंडा में तो सबसे पहले है कि सुशासन की सरकार हम बिहार में स्थापित किए हुए हैं, ना हम किसी को छोड़ते हैं न किसी को पकड़ते हैं। अभिषेक क्या कहना है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर? मृत्युंजय जी ने साफ तौर पर कहा कि इस पे काम करने की जरूरत है प्रायोरिटी बेसिस पर, और दिलीप जी का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की ऐसी कोई स्थिति नहीं है बिहार में। राकेश जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना चुनौती है। हमने कहा कि सरकार नहीं बनी है, परिस्थितियों में बनी है, बिहार को बेहतर करना है, ये हमारे लिए चुनौती है और बेहतर करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर चुनौती के साथ जो हमारे अधूरे कार्य है उसको पूरा करके, चूंकि ये 2020 का जो चुनाव हुआ था हम लोग साथ लड़े थे और साथ लड़कर आए थे, मैंडेट भी मिला था। परिस्थितियां ऐसी बनी कि इधर से उधर हुआ, लेकिन आज फिर माननीय नीतीश जी ने स्वयं कहा है कि हम वापस आ गए हैं। तो जो काम है, जो चुनौती है, उसको पूरा करते हुए केंद्र और राज्य मिलकर बिहार के जो विकास के अधूरे कार्य उसको पूरा करेंगे और 2024 भी जीतेंगे, 2025 भी जीतेंगे। ये हमारा लक्ष्य है, इस लक्ष्य पर काम करेंगे। जी अभिषेक कुछ बोल रहे थे। अभिषेक नहीं, मेरा ये कहना था जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जब एनडीए सरकार में नहीं थी बिहार में, तो उससे पहले बीजेपी ही सवाल खड़ी करती रही है, लेकिन जब सरकार में आने के बाद बीजेपी इस बार फूक फूक कर चल रही है। बीजेपी कतई नहीं चाह रही है जो नीतीश मानी सुशासन के तौर पे नीतीश कुमार जाने जाते हैं, और लेकिन बीच में जो हालात हुआ बिहार में, जो क्राइम के आंकड़े हुए, अपराध में जो इजाफा हुआ है, इसको लेकर के बीजेपी जब विपक्ष में रही है तो लगातार जो है सो घेरने की कोशिश की है। ऐसे में अब सरकार में बीजेपी, तो बीजेपी ये चाह रही है जो कतई अब हमसे वह भूल ना हो जो एक बार हो चुका है। वो चाह रही है जो फूक फूक कर चलें ताकि हमको 2024 और 25 में जनता के बीच जाने में आसान हो और ये कहने में आसान हो जो हम जो वादा किए थे, जो सत्ता में आएंगे तो हम लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, खास करके चूंकि बिहार में हालात लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी आप लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी और जेडीयू का अपना अपना पक्ष है, तमाम राजनीतिक पार्टियों की अपनी अपनी अपना पक्ष होता है, लेकिन आज के दो मामले हैं, मुजफ्फरपुर से अपहरण का मामला है, सीतामढ़ी से अपहरण का मामला है। तो सवाल उठता है जो आखिर अपहरण के मामलों में इजाफा क्यों होता जा रहा है? तो सवाल तो अब बीजेपी से ही होगा, चूंकि सत्ता में बीजेपी आ चुकी है नीतीश के नेतृत्व में, और नीतीश तो सुशासन के नाम से जाने जाते हैं। तो सवाल ये भी है, तो बीजेपी के पास चुनौती भी है, सवाल है तो चुनौती भी है, आखिर कैसे इसको ओवरकम किया जा सके। चलिए, ये तो कानून व्यवस्था की बात हुई। मृत्युंजय जी, एक सवाल ये भी है कि जेडीयू में कुछ 5-6 ऐसे बड़े नाम हैं जो खुलकर संसद में भी मोदी जी के खिलाफ थे और बिहार की राजनीति में भी बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे हैं, चाहे वो ललन सिंह हो, रत्नेश सदा हो, बलियावी हो या ब्रजेंद्र यादव हो। इनके बारे में क्या सोचेगी बीजेपी? कैसे इनको आप समायोजित करेंगे या कैसे साथ लेकर चलेंगे जनता दल यूनाइटेड के साथ? राकेश जी, ऐसा है कि जदयू और बीजेपी का संबंध आज का नहीं है, शुरुआती दिनों से है, और ये संबंध ऐसा है जो संबंध इतने दिन तक, वर्षों तक गठबंधन जो है कोई क्षेत्रीय दल से चला है तो जदयू से ही चला है अखिल भारतीय स्तर पर। जहां तक सवाल उठता है कि जब विपक्ष में रहता है तो अपने अपने पिच पर सब खेलते हैं, जब जदयू विपक्ष में होगा तो मेरे पक्ष की बात क्यों करेगा? तो ये अपने अपने पिच पर होने के कारण उन्होंने खेला, लेकिन कहीं से भी अगर विचारों में समन्वय नहीं होता तो फिर से गठबंधन नहीं होता, फिर से तालमेल नहीं होता। तो निश्चित रूप से जो भी है, एक हमने पहले कहा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, माननीय सम्राट जी ने, कि हम राम की बात करते हैं और राम के वंशज भी नीतीश कुमार जी है, तो स्वाभाविक रूप से अलग कहाँ है, हम लोग सब एक है। फिर हम लोग साथ मिलकर उन सभी चुनौतियों का मुकाबला करेंगे और बिहार में जो हमारे अधूरे कार्य है, जो चुनौती है, उसको ठीक करेंगे। जो ऐसे लोग हैं जहां से निकल कर माननीय नीतीश जी आए थे, फिर गए थे, फिर आ गए, तो उन्होंने उनको ठीक करने का काम कोशिश की, लेकिन वो सुधरे नहीं, और नहीं सुधरे तो फिर वो आ गए और फिर से उन्होंने कहा कि इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए इस प्रकार की कोई बात नहीं है। जो भी ऐसे हमारे माननीय सांसद है, जो भी हमारे साथी दल गठबंधन के लोग हैं, सब मिलकर काम करेंगे। आप देख रहे होंगे
कि जब से गठबंधन बना है किसी भी तरह का समन्वय में कोई कठिनाई नहीं है, न कोई किसी का बयान है, न किसी की ऐसी भाषा है। सब मिलकर हम लोग बेहतर आगे आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। और हमने जो भी वायदा किया है, चाहे वो नौकरी से लेकर के रोजगार से लेकर के माननीय नीतीश जी ने देने का काम भी किया है, और आने वाले समय में हम लोग उस चीज को आगे बढ़ाएंगे। बिहार की सरकार बनी है, जो बाकी मंत्री बनेंगे सभी विभागों को पक्का करते हुए हम लोग बेहतर काम बिहार में करके दिखाएंगे। इसमें कोई संशय की स्थिति नहीं है। दिलीप जी, जो आपके अपने सहयोगी, अपने साथी हैं पार्टी के अंदर जनता दल यूनाइटेड में, जो मोदी जी या बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे हैं, अब आपको दोस्ताना व्यवहार करना है, तो क्या उन पर नियंत्रण कर पाएंगे? उनको समझा कर रखना होगा ताकि कॉर्डियल रिलेशन बना रहे दोनों पार्टी के बीच। हम लोगों ने कभी व्यक्ति विशेष पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करते, इशू पर करते हैं। जो भी लोग उस समय में, जब हम भाजपा के साथ हम लोगों का गठबंधन नहीं था, उस समय में जो भी बयान आता था इशू पर आता था। अब जो इशू होगा उस पर बोला जाएगा, लेकिन कभी हम लोगों का ऐसा तलक नहीं था आपस में कि आज मिले हैं तो सर से सर झुक जाए। इसीलिए सारे नेता अपने जगह। दिलीप जी, दो बयान में रत्नेश सदा और उनके याद दिलाऊंगा। एक ने कहा था हिटलर मोदी जी को, एक ने कहा था कैसे सनातनी है, माता जी के देहांत के बाद न बाल कटाए न दाढ़ी, ये सनातनी कैसे हैं। ये दो बयान निजी हमले हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, क्या इन पर लगाम लगेगी? देखिए, हम लोगों में निजी हमले, रत्नेश सदा जी जो पूर्व मंत्री हैं, उस समय में किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा, अब का क्या परिप्रेक्ष्य होगा वो देखा जाएगा। और यदि सनातनी है और माता जी के इसमें नहीं, तो उनका क्या अपना था, ये हम लोगों के इधर ये बात होती है, परंतु उन्होंने नहीं किया। उस पर किसी नेता की अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, ये हमारे जदयू का स्टैंड नहीं था। अच्छा, ठीक है, मतलब पार्टी से इतर उनकी निजी राय है, हो सकती है, लेकिन हमारी पार्टी के अधिकृत व्यक्तियों ने इन बातों को नहीं उधेलित की। चलिए ठीक है। अभिषेक, बस एक आखिरी सवाल आप सबसे लूंगा, किस तरीके का माहौल है बीजेपी के साथ जनता दल यूनाइटेड का दोबारा से गठबंधन होना और सरकार बनाना? कैसा माहौल है, पॉजिटिव है, निगेटिव है? देखिए, बतौर पत्रकार यदि आप हमसे पूछेंगे तो जो हालात अभी बीजेपी और जेडीयू के बीच सरकार बनाने के बाद है, वो भविष्य के अच्छे संकेत नहीं। अच्छा, क्या लग रहा है? जिस तरीके से सीट बंटवारा सहित कई मुद्दों को लेकर के आपसी तालमेल बैठाने में काफी वक्त लग रहा है, तो ये वक्त लगना जो है कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता है राजनीति में। आम जनता के संदर्भ में अगर हम सोचे, उनका परसेप्शन क्या है इस नई सरकार को लेकर? आम जनता तो 24 और 25 में देखेगी, जो दोनों के बीच जो गठबंधन है वो किस हिसाब से जनता देखती है, ये जनता का फैसला होगा। लेकिन अमूमन जो आज तक, यदि मैं गलत नहीं हूं, तो अमूमन जो शपथ के साथ ही कुछ चंद घंटों में ये तमाम चीजें तय हो जाती थी, लेकिन जो इस बार हालात है वो ना बीजेपी हटने के लिए तैयार है और ना जेडीयू झुकने के लिए तैयार है। ये जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया निशान है और बहुत चिंताजनक माहौल है। मृत्युंजय जी, समय कम है, हो सकता है कि मार्च में चुनाव आचार संहिता भी लग जाए। सरकार आपने बना ली है साथ में मिलकर, काम बहुत सारा है, कैसे निपटा पाएंगे और जनता के पास क्या कहने जाएंगे जब वोट मांगना होगा? देखिए, हम लोग तो काम कर ही रहे हैं। मैंने पहले कहा 1,75,000 करोड़ केंद्र सरकार की योजना भी चल रही थी, बिहार सरकार की योजना जो चल रही थी। हम लोग जो काम कर रहे हैं, गांव तक अनाज पहुंचना से लेकर के प्रधानमंत्री आवास से लेकर के सड़क से लेकर के स्वच्छता से लेकर के सारे प्रकार के काम, किसानों के खातों में पैसा देना, क्रेडिट करना, जितने सारे काम है वो सब काम चल रहे हैं, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। और जहां तक सवाल है, मेरा सवाल ये था कि अभी विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया, आप काम शुरू करेंगे, इनिशिएट करेंगे, जनता के बीच भी जाना है आपको, चुनाव का वक्त बहुत नजदीक है, ऐसी स्थिति में क्या बताएंगे जनता को? क्योंकि टाइम आपको ही पता है, फरवरी के लास्ट में या मार्च में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। क्या कहेंगे जनता तक जाने के लिए? आपके पास क्या मुद्दे होंगे? राकेश जी, आपको पता होगा भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है
और हम लोग जो भी काम करते हैं उस पूरी गणित के साथ करते हैं। और अभी तक हमारे, आपने देखा होगा, गारंटी रथ एक एक पंचायत तक चल चुका है। हर जगह हम लोगों ने सभा किया है गारंटी रथ के माध्यम से। इतना ही अभिषेक नहीं, कुछ कह रहे हैं, आपसे हर कुछ चीज की सवाल मॉनिटरिंग भी पूछना है कराई है हम लोगों ने। संजय हम जी। लोगों ने जो लाभार्थी है उसका अभिषेक सम्मेलन कराया है। नहीं, आपको मैं बताना अभिषेक चाहता आपसे हूँ, सवाल लाभार्थियों पूछ का रहे हैं। सम्मेलन कराया है। अभिषेक जी बताइए। जी अभिषेक कुछ पूछ रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं अभिषेक? नहीं, सवाल अभिषेक जी भी उठता है जो आखिर क्या विभागीय बंटवारे को लेकर अंदरूनी कोई पेच फंस रहा है क्या? किसी भी तरह का कोई संशय नहीं है। अब परिस्थिति ये है कि एकाएक इस प्रकार की घटना घटी, या आप लोग को भी अंदाज नहीं होगा या बीजेपी को भी अंदाज उस ढंग की नहीं थी। ये जरूर थी कि कुछ होना है, लेकिन इतने तेजी से सारे घटनाक्रम हुए और उस घटनाक्रम में किसी को पता नहीं था कि सुबह इस्तीफा होगा, शाम में सरकार बनेगी। एक दिन पहले तक लोग पुहा पुहा कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि कोई संशय नहीं है, लेकिन जितनी सारी घटनाएं तेजी से घटी है, कंफ्यूजन कहीं नहीं है। मंत्रालय का आवंटन भी होगा, नामों की घोषणा भी होगी और बेहतर हम लोग सेशन भी अच्छा चलेगा। और जो जो काम अभी पेंडिंग है उस काम को तुरंत धरातल पर लाकर कोशिश की जाएगी। आचार संहिता से पहले हम उसको सारे फ्रेम में उतार कर जितने काम हुए उसकी समीक्षा होते हुए काम को अग्रसर की जाएगी। और हमारे सामने जो हमने पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव मोड में रहती है। हमारे कार्यकर्ता सजग है। हम पंचायत से लेकर गांव तक, आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा अभी घर घर चलो अभियान हो रहा है, गांव चलो अभियान चल रहा है। अब गांव चलो अभियान की एक एक मॉनिटरिंग हो चुकी है, नीचे स्तर तक की बैठक हो चुकी है, हमारी मातृबंधन योजना चल रही है, नहीं, माताओं के ये बीच जाने का तैयारी कार्यक्रम चल रहा है। हम कहीं रुके नहीं है। मृत्युंजय जी, ये तैयारी तो आपकी अपनी तैयारी है, जनता दल यूनाइटेड के साथ थोड़ी है। ये तो बीजेपी की अपनी तैयारी है। तो इससे जनता दल यूनाइटेड को फायदा होगा कि नुकसान होगा? अरे जनता दल यूनाइटेड अब अलग कहाँ है, अब तो इसी हम लोग के साथ ही है। इस नैया को पार करा करके भवसागर को पार कराना है। और प्रभु रामचंद्र जी आ गए हैं तो आप समझ लीजिए कि सारा चीज का उद्धार तो होना ही है। और बिहार अब कहाँ बचा है, बिहार का भी उद्धार होगा। हम लोग बड़ी, जदयू भी जीतेगी सारी सीट, हम 40 के 40 सीट जीतेंगे, हमारे गठबंधन के साथी सारी सीट जीतेंगे। अब तो हमने कह दिया है, पहले लोग नारा लगा रहे थे क्या होगा नहीं होगा, अब तो जेडीयू के लोग हो या गठबंधन के साथी लोग कहते हैं कि 40 के 40 जीतेंगे, कोई संशय नहीं है। और आपको बताना चाहता हूँ राकेश जी, विपक्षी लोगों के हाथ पांव फूल गए हैं, शब्द नहीं निकल रहे हैं, उनको इस प्रकार की अचंभी घटना से हतप्रभ है। लगता है कि अब कोई चारा नहीं बचा है, इन सब की जमानत जब्त हो जाएगी। पूरा लहर है, एनडीए गठबंधन के पक्ष में लहर तैयार हो चुका है, सारे समीकरण स्वस्थ हो जाएंगे। दिलीप जी, बीजेपी का तो कहना है, मृत्युंजय जी कह रहे हैं कि 24/7 ये चुनावी मोड में रहते हैं, चुनाव की इनकी तैयारियां पूरी हैं। जनता दल यूनाइटेड भी तैयार है चुनाव में कूदने के लिए। नीतीश जी आज से तैयार हैं, वो तो ऑलवेज सोते हैं, उसमें भी राजनीतिक सोच से सोते हैं। वो तो और हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए ये सब पूरी तैयारी हो चुकी है, आपसी बात हो चुकी है, सब समय पर अपने आप नजर आ जाए। अभिषेक मृत्युंजय जी से मेरा सवाल है, 24 में राम का सहारा लेंगे क्या? देखिए, राम का सहारा तो मनुष्य के जीवन में है, हर समय सदैव है। आपके ऊपर भी सहारा है, हमारे ऊपर भी है। अरे राम तो इस देश के प्रतीक है, चिन्ह है, मानस में है, इसलिए राम तो साथ में रहेंगे ही। लेकिन विकास हमारा मुख्य रूप से है और हम लोगों ने विकसित भारत की संकल्पना की, विकसित बिहार की संकल्पना की है। उस रास्ते पर हम काम भी कर रहे हैं, केवल थोथोलॉजी नहीं कर रहे हैं, काम कुछ नहीं। अभी बहाली का सारा काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ। तेजस्वी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। रोजगार का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, नाम ले रहे हैं तेजस्वी जी। तो ये डंफा बजाने का काम विपक्ष का है, सत्ता का काम हम लोग जो बैठ कर रहे हैं, धरातल पर काम कर रहे हैं। और विकास का एजेंडा हमारा है, विकास के आधार पर ही हम आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ते रहेंगे। हम लोगों के बीच काम करेंगे, काम के आधार पर अपनी मजदूरी मिलेगा। मृत्युंजय जी, एक आखिरी सवाल, इस बार जो गठबंधन हुआ है ये कितने दिन और चल पाएगा? देखिए, गठबंधन जो होता है उसका ये तय नहीं कर सकते हैं कि आप भविष्य कैसे तय कर दे कि कितना दिन चलेगा नहीं चलेगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, समान विचार बना करके एक धरातल पर लाकर हम काम करते हैं। काम में भिन्नता आती है, कहीं न कहीं संवादहीनता होती है, जिसके कारण इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन ये विश्वास रखना चाहिए
जिस प्रकार से माननीय नीतीश जी ने भी कहा है और हमने हमेशा कहा, गठबंधन बनती है, गठबंधन बिगड़ती भी है, लेकिन जो डेवलपमेंट का विषय है, जो बिहार का विकास का विषय है, वो विषय हमारे लिए प्राथमिकता है। केंद्रीय स्तर पर भी हम लोगों ने उसको प्राथमिकता का आधार पर रखा है। हम लोग इसलिए निश्चित रूप से यह आप मानकर चलिए कि हमारा विकास एजेंडा है, उसके आधार पर गठबंधन बना है, ये गठबंधन चलेगा और पूरी ताकत के साथ हम लोग आरजेडी को 22 पर लेके आए थे। आपको पता है, जानकारी ध्यान में होगा राकेश जी, 2010 में 22 सीट पर सिमटा दिए थे आरजेडी को, और इस बार भी आप देखेंगे चुनाव जब होगा तो आरजेडी की हैसियत अपनी हैसियत तक पहुंच जाएगा, और आप इस बात को मानकर चलिए। दिलीप जी से भी आखिरी सवाल ले लेते हैं। दिलीप जी, इस बार ये गठबंधन मजबूत है ना, कितने दिन तक चल पाएगा दिलीप जी? ये 24 और 25 चुनाव तक पूर्ण है। उसके बाद भी आगे चलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों को और बिहार की आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद, शुक्रिया आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मृत्युंजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। अभिषेक, धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मृत्युंजय जी, बीजेपी प्रवक्ता थे, और चौधरी साहब थे, और दोनों का लब्बो लुआब जो था कि कब तक चलेगा, तो 2025 तक का तो ये लोग कह रहे हैं कि साथ है। उस